जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद। और संसद के सबसे पहले हमने पदाधिकारी देखे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, या ये कहिए कि संसद का जो मूल काम है विधेयक को बनाना, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। इसमें दो चीजें आपको समझनी है। कोई भी विधेयक लाने से पहले वो या तो प्रस्ताव के रूप में आएगा या संकल्प के रूप में आएगा। प्रस्ताव और संकल्प का अंतर आपको बताना अभी इस टॉपिक के बाद मैं बताऊंगा। आप अभी बेसिक समझ लीजिए कि सारे जो संकल्प होते हैं वो प्रस्ताव होते हैं। अब कोई मैटर है, किसी भी मुद्दे पर बहस करनी है और उस पर कानून बनाना है, तो जब तक बहस चल रही, जब तक वो चीज़ संसद के अंदर है, तब तक वो आती है विधेयक की श्रेणी में। और जैसे ही आपने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा में बहस होकर के विधेयक राष्ट्रपति के पास होने जाता है, और लास्ट में राष्ट्रपति के साइन जिस दिन हो जाते हैं उस दिन वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम, एक्ट। ठीक है। तो संसद में विधायी प्रक्रिया विधेयक के आधार पर 4 प्रकार की होती है। हमारे पास 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सबके सब, वित्त विधेयक, और लास्ट में है संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा नहीं कि केवल यही 4 प्रकार हैं, और भी हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। किसी एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी समयानुसार चल रहा है, जो कानून है ऑलरेडी, और उसमें अगर कोई संशोधन हुआ तो वो सांविधिक विधेयक भी आता है। मतलब संविधान, मतलब जो अधिनियम है उसमें हमें संशोधन करना है। जब संविधान में संशोधन करना होगा तो संविधान संशोधन विधेयक, ये अलग अलग एक्ट के द्वारा आते हैं, तो सॉरी, आर्टिकल के द्वारा। संविधान में धन विधेयक का जो जिक्र है वो है आर्टिकल 110। ये आर्टिकल जरा ध्यान में रखिएगा। वित्त विधेयक में 2 हैं, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। ठीक है। वित्त विधेयक 1 और 2, ये दोनों आर्टिकल 117 के तहत आते हैं। आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 और ये है क्लॉज 3। ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक आपको पता है आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान में इसका जिक्र है। अब हर एक विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया संसद में अलग अलग है, और यही जो है आपके क्वेश्चन का पार्ट बनता है। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक वो होता है जो एक सामान्य मुद्दे पर, किसी मुद्दे के लिए कानून बनाना या किसी विषय से संबंधित कानून बनाना। अब जब साधारण विधेयक की बात करेंगे तो सबल सी बात है कि उस विधेयक का जो विषय होगा वो इन तीनों में से नहीं होगा, क्योंकि अगर इन तीनों में से होता तो धन विधेयक में आता, या वित्त विधेयक में, या संविधान संशोधन विधेयक में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी आपको बहुमत चाहिए वो कौन सा चाहिए, साधारण बहुमत। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का
क्या है, 50% से एक ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप मन में या दिमाग में रख कर चलिएगा क्या चल रहा है। साधारण विधेयक में पारित होने की 3 चरण होते हैं संसद में, 3 स्टेप्स होते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम वाचन, विधेयक का प्रथम वाचन। दूसरे चरण को बोलते हैं द्वितीय वाचन, और तीसरे चरण को बोलते हैं तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन में यह होता है कि विधेयक का राजपत्र में प्रकाशित होना, राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण जनता के समक्ष उपस्थित हो जाता है कि इससे संबंधित विषय पर कानून बनने वाला है। जनता भी अपनी राय दे सकती है। राजपत्र में प्रकाशित होना और संसद के पटल पर रखा जाना। अब संसद का पटल मतलब संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा। किसी भी सदन में ये विधेयक आ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा में ले आए, लोकसभा चाहे तो लोकसभा में ले आए। ठीक है, तो लोकसभा, अगर मैं मानकर चलता हूं कि मैक्सिमम केसेस में लोकसभा ही विधेयक लाती है, तो लोकसभा के पटल पर रखा जाना फर्स्ट टाइम, सबको कॉपी वितरित करते हैं हर एक सांसद को कि इससे संबंधित विधेयक की कॉपी ये रही, ताकि वो पढ़ करके मुद्दे डिस्कस कर सकें कि इसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है। पटल, संसद के पटल पर रखा जाना। ठीक है, प्रथम वाचन में आता है। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये विधायी प्रक्रिया का आत्मा है एक तरीके से। द्वितीय वाचन में यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। सबको कॉपी मिल गई विधेयक की, विधेयक जनता के समक्ष राजपत्र में प्रकाशित भी हो गया, भारत के राजपत्र में, ताकि ये पता चल सके कि हाँ इससे संबंधित कानून बन रहा है, इस विषय से संबंधित। अब यहां पर क्या है, द्वितीय वाचन में यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, अब यहां पर बहस हो सकती है उस पर, बहस की आवश्यक अवस्था। दूसरा, समिति द्वारा जांच। तीसरा, विचार और विमर्श का मुद्दा। ये 3 अवस्थाएं इस चरण में हो सकती हैं। अब आपको ये देखना है कि आम बहस की अवस्था में तो ये होता है कि संसद के सदस्य जिस एक तरीके से लोकसभा में लाया गया है, मतलब जिस सदन में लाया गया है वहां पर ये बहस चल रही है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अभी हम एक ही सदन पर चल रहे हैं, अभी दूसरे सदन पर गए नहीं, ये एक सदन में सारी तीनों चरण होंगे। दूसरी, उस जब बहस हो गई तो बहस में डिसाइड करना है कि आम सहमति बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, या और इसमें डिस्कशन की या और विशेष रूप से गहन जांच की जरूरत है या नहीं। तो फिर समिति द्वारा जांच में भेज सकते हैं उसको, विधेयक को। अब समिति द्वारा जांच 2 तरीके से होती है, या तो प्रवर समिति के द्वारा जांच हो, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरा होता है क्या,
संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच हो। संयुक्त का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों सदन के लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सदस्य आपस में मिल करके समिति बनती है और उसके बाद वो जांच करते हैं। तो संयुक्त समिति, संसदीय समिति को बोलते हैं जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है। अधिकतर मुद्दों में, जैसे कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ था, उसमें मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा कि जेपीसी द्वारा इसकी जांच की जाए। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तब भी करुणानिधि और ये सब का जो चल रहा था न्यूज में, वो सब क्या था, बार बार मुद्दा ही चल रहा था कि संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के द्वारा विपक्ष कह रहा था कि जांच कराई जाए। प्रवर समिति में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि प्रवर समिति हमेशा उस सदन से के सदस्यों से बनती है जिस सदन में विधेयक आता है। अगर लोकसभा में सब चल रहा है तो प्रवर समिति हमेशा लोकसभा की होगी। मतलब प्रवर समिति में, स्टैंडिंग कमेटी में हमेशा उस सदन के सदस्य रहते हैं जिस सदन में विधेयक लाया गया है। ठीक है। और संयुक्त वाले में दोनों सदन के सदस्य रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज यहां पर नोट कर लीजिए। उसी सदन के सदस्य रहेंगे जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया। और संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदन के सदस्य रहते हैं। ठीक है। यहां पर यह चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो विधेयक का विषय होता है, मुख्य विषय, जिस विषय पर कानून लाया बनना है, उस विषय के संबंधित कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव इस समिति के द्वारा नहीं हो सकता। उसके अंदर का कंटेंट देखा जाएगा, लेकिन विषय, मुख्य विषय, उसका जो पृष्ठभूमि है वो वही रहेगी। ठीक है। और विचार विमर्श में इसके बाद की अवस्था है ये। ठीक है। विचार विमर्श वाले में आपको ध्यान में रखना है, यहां पर कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। इसमें केवल अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। तृतीय वाचन में इन सब पर पूरी गहन जांच हो गई लेंस के द्वारा। अब यहां पर क्या है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ठीक है। सारे खंडों को बारी बारी से थोड़ा सा रखेंगे सब्जेक्ट और उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम काम यहां पर हो चुका है। इसके बाद चौथा चरण जो आता है वो आता है क्या, मतदान। मतदान के बाद एक सदन से पारित। फिर इसके बाद कहां जाएगा, सेकंड सदन में, द्वितीय सदन में। वहां पर फिर से वही चर्चा, वही काम किया जाएगा। ठीक है। तो दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन तीन चीजें करेगा। पहला, या तो सहमत हो, वो कहे कि हाँ यहाँ पर जो भी चर्चाएं हो चुकी हैं या हमारे यहाँ जो चर्चा होगी वो क्या है, जो हो चुकी हैं उनसे सहमत हैं और हमें कोई भी संशोधन नहीं पारित करना, या हमें एज इट इज जो है विधेयक है वो एक्सेप्टेड है, स्वीकार है। तो अगर सहमत हैं तो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। राष्ट्रपति के पास, मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे तो इनके पास तीन विकल्प होते हैं। पहला, या तो ये स्वीकार कर लें, साइन कर दें और वो विधेयक क्या बन जाए, अधिनियम, एक्ट बन जाए, साइन होते ही वो कानून बन जाएगा। दूसरा,
वो अस्वीकार कर दें, मना कर दें कि हम साइन नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या है कि जैसे ही उन्होंने मना किया साइन नहीं करेंगे तो सदन में वो वापस आएगा, और अगर सदन ने फिर से पारित कर दिया और फिर से इनके पास भेज दिया तो इनके पास केवल और केवल साइन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये कब है? जब वापस सदन ने पारित कर दिया। ये सब आपको राष्ट्रपति में बताए हैं, केवल रिवीजन हो रहा है बस यहां पर, ठीक है, नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं आप। तो जब वापस इनके पास भेजेंगे तो क्या करेंगे? इनके पास यहां पर नहीं आएगा, या तो वो स्वीकार कर लें या स्वीकार कर दें। तीसरा है पुनर्विचार के लिए भेज दें, मतलब वो कहें कि आप इस पर फिर से विचार कीजिए कि ये कानून बनाना उचित है या नहीं। अब पुनर्विचार करने के बाद संसद ने फिर से पारित करके भेज दिया बहुमत से, तो राष्ट्रपति के पास केवल और केवल एक विकल्प है कि वो क्या करें, उस विधेयक पर सहमति दें। और इनके पास चौथा विकल्प क्या है कि ये कोई एक्शन न लें, मतलब मौन धारण कर लें। इसको बोलते हैं क्या? जेबी वीटो, पॉकेट में रख लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, मतलब थोड़ा सा देर करना। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये सब आपको बताएं राष्ट्रपति में। तो दूसरा सदन अगर सहमत है तो क्या कर देगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो विधेयक बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सदन असहमत हो, वो कहे कि नहीं इसमें और संशोधन की जरूरत है, ठीक है, और वो संशोधन करके वापस पहले सदन को भेज दे। अगर दो लोग हैं, एक ने प्रस्ताव पारित करके दूसरे को दिया, तो दूसरे के पास दो ही कंडीशन है, ऐसे ही सोचिएगा बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की तरह। दूसरे के पास दो कंडीशन है, या तो वो उन प्रस्तावों से सहमत है तो दोनों में मित्रता, आगे चलो ठीक है। अगर असहमत है तो बताएगा कि क्या करना है, इसमें ये चीज कीजिए। अब वो पहले के पास गई, अब पहला या तो इन संशोधनों को माने, इसके पास पहले के पास दो विकल्प, या तो संशोधन को माने, अगर मान लिया तो सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति के पास वही विकल्प है, ठीक है, या ना माने। अगर ना माने तो इसको बोलते हैं गतिरोध, और संसदीय भाषा में बोलते हैं संसदीय गतिरोध। चक्का जाम हो गया, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तीसरा क्या हो सकता है? एक तो हुआ कि दूसरा सदन सहमत, दूसरा हुआ असहमत। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि 60 दिन से ज्यादा लंबित कर दे। 60 दिन से ज्यादा अगर विधेयक को लंबित कर देता है, लंबित करने का मतलब क्या है कि कोई एक्शन नहीं लेता, उसके पास विधेयक आया और उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं, ना कोई चर्चा की, ना कोई सुगबुगाहट, ना कोई प्लान है कि हम आगे चर्चा करेंगे।
तो ये भी रास्ता कहाँ जाता है? संसदीय गतिरोध। कहाँ पर जाएगा? संसदीय गतिरोध। ठीक है। अब एक चीज यहां पर ये ध्यान में रखना है कि 60 दिन में क्या क्या गिनेंगे। उन दिनों को नहीं गिनेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा। जिनमें लगातार 4 दिनों तक सदन में स्थगन रहा हो, मतलब सदन ना चल रहा हो लगातार 4 दिन, या सत्रावसान हो गया हो। सत्रावसान हमेशा किसका होगा? सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त। ठीक है, ये आपको बताए थे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गतिरोध का रास्ता 3। पहला, 60 दिन से ज्यादा लंबित हो मामला, 60 दिन से ज्यादा हो गया हो पहले सदन को पास किए हुए, और इनको 60 दिन से ज्यादा हो गया हो क्या, कि 60 दिन से एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब वही है कि वहां से आया और 60 दिन तक ही चुप बैठे हैं। पहला। दूसरा क्या है कि वो अस्वीकार कर दें विधेयक को, अस्वीकार, तब भी गतिरोध हो जाएगा। और तीसरा, अस्वीकार ना करें लेकिन संशोधन पारित कर दें, और संशोधन पहले वाले सदन को एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो संसदीय गतिरोध 3 कारणों से उत्पन्न होगा। पहला, एक्सेप्ट नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड, पहले सदन ने विधेयक भेजा और इनको अस्वीकार है वो। दूसरा, 60 दिन से ज्यादा लंबित हो जाए। और 60 दिन में उन 4 दिन की अवधि नहीं गिनेंगे जिसमें लगातार सत्र स्थगन रहा हो सदन का, या सत्रावसान हो गया हो, उसकी अवधि नहीं गिनी जाएगी 60 दिन में। और तीसरा क्या है कि इन्होंने कोई संशोधन प्रस्तावित किया हो, लेकिन पहले सदन ने जहां से विधेयक पास होकर के आया है मानने से इंकार कर दिया हो। ये 3 कंडीशन है। अब इसके बाद जब ये गतिरोध हो जाएगा तो उसके बाद इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 ही है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा, आर्टिकल 108 है या आर्टिकल 100, ये एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट मैं ही देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक सौ आठ ही है, आर्टिकल 108। ठीक है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखिए जो कि आपसे से पूछी जाएंगी हमेशा। पहला, बुलाता कौन है?
दूसरा, अगर बैठक आ गई तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? और तीसरा, मतदान का तरीका क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलाएगा हमेशा राष्ट्रपति, ऑलवेज, और कोई नहीं बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये एब्सेंट है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। चार्ट बनाते चलिएगा फुल पेज पर। अगर ये भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का सभापति। सभापति करेगा? नहीं, यही गलती करेंगे आप। अगर ये एब्सेंट है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ये क्यों नहीं करेगा? ये लिख लीजिए यहीं पर। ये जो सभापति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी भी सदन का क्या, राज्यसभा की बात चल रही तो राज्यसभा का ही लिखते हैं। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहले कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष, फिर वो भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं। ठीक है, यहां पर आप गलती करने के चांसेस हैं तो यहां पर नोट कर लीजिए। मतदान का तरीका, मतदान का तरीका साधारण बहुमत वाला होगा। और आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा से जस्ट डबल कैपेसिटी की है, डबल से भी ज्यादा। 252 सदस्यता उसकी है और इनकी है 552। ठीक है, जो सिटिंग कैपेसिटी है। अब साधारण बहुमत के द्वारा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें क्या होता है कि लोकसभा हावी पड़ जाती है या भारी पड़ जाती है राज्यसभा पर, और जो विधेयक नॉर्मल सेशन में पारित नहीं हो पाते वो संयुक्त बैठक के द्वारा पारित हो जाते हैं। तो ये तो अच्छा है। अच्छा है या नहीं? तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो अब तक पारित हुए हैं? ऐसे 3 विधेयक हैं जो अब तक पारित हुए हैं। दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1960, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1977, 1977। और तीसरा, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, जिसको आप पोटा बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, ये 3 विधेयक अब तक ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा पारित हो गए। ये सब के सब विधेयक क्या थे? साधारण विधेयक। एक चीज और, यहां पर लोकसभा भारी पड़ रही है तो सत्ता पक्ष हमेशा इसी का अनुसरण ना करे, तो इसके लिए संविधान ने क्या कर दिया है, कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। पहला, धन विधेयक एंड संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, नहीं तो इंदिरा गांधी जी और जो भी बहुमत वाली सरकार है वो क्या कर देगी? पासा पलट देगी और पूरा संविधान तहस नहस कर देगी। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये आप ध्यान में रखिएगा।
कि संयुक्त बैठक कहाँ नहीं हो सकती? जब धन विधेयक का मैटर हो और संविधान संशोधन विधेयक का मैटर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। विधेयक के ये जो 4 प्रकार हमने पढ़े, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, अभी और बाकी 3 मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो ये मत लिख दीजिएगा सरकारी विधेयक वो है जो सरकार लाए और गैर सरकारी वो है जो विदेशी सरकार लाए, या जो सरकार नहीं है जो विपक्षी लाए, वो ऐसा नहीं है। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री के द्वारा लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो विधेयक जो उस संसद सदस्य के द्वारा लाया जाता है जो मंत्री ना हो, ठीक है, वह संसद सदस्य जो मंत्री ना हो उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। अब स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी विधेयक के पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मैक्सिमम चांस रहता है कि ये पास हो जाए, और इसके मिनिमम चांस रहते हैं पास होने के। अगर ये आया और पास नहीं हुआ तो सरकार गिर सकती है। क्यों? क्योंकि मंत्री हैं, लोकसभा के प्रति विधायिका उत्तरदायी है, वो सॉरी कार्यपालिका मतलब सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आपको क्या करना है, अगर सॉरी मंत्री अगर विधेयक लाए और पास नहीं हो पाए, इसका मतलब कि सरकार का बहुमत वहां पर नहीं है। पास ना होने पर सरकार गिर सकती है, मतलब चांसेस हैं कि गिर जाएगी। ठीक है, सरकार गिरने का अवसर रहता है। यहां पर ऐसा कोई अवसर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि मंत्री नहीं है। इनसे रिलेटेड अगर ये इतना इंपॉर्टेंट विधेयक वो मैटर होता तो इनका पास नहीं कराएंगे, वही मैटर ये लेकर आएंगे और पास करा देंगे। ठीक है, कुछ चीजें और हैं। सरकारी विधेयक को सदन में रखने के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। बताते हैं 7 दिन पहले कि जो है इस दिन हम ये विधेयक लाएंगे इस विषय से संबंधित। यहां पर 30 दिन का नोटिस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली सरकारी विधेयक मंडे टू थर्सडे और ये फ्राइडे को ट्रीट किए जाते हैं, वो भी सेकंड हाफ में। ठीक है, ये चीजें जरा आप एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक वो है जिसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में गिवन है, और इसकी परिभाषा में 5-6 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में जितना ये जरूरी है कि कौन सी चीज करनी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज नहीं करनी। तो धन विधेयक के मामले में ये बिल्कुल सटीक बात बैठती है कि कौन से विषय धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं और कौन से नहीं आते। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन से आते हैं धन विधेयक के अंतर्गत, या ये कहिए कि जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत विषय वर्णित किए गए हैं, केवल और केवल उन्हीं से संबंधित विधेयक जो भी लाया जाएगा वही धन विधेयक होगा, अदरवाइज वो धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 110 के तहत वर्णित कुछ विषय या सब्जेक्ट जानने होंगे जो कि वर्णन उसमें किया गया है, और वो विषय जानने क्यों जरूरी हैं, ताकि आप ये पता कर सकें कि उस विषय से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो हमेशा धन विधेयक होगा। ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमेशा किसी मंत्री के द्वारा ये लाया जाएगा, क्योंकि सरकार में खर्च करने की पावर सरकार को है। ठीक है। और वो मंत्री के द्वारा ये विधेयक लाएंगे। दूसरा, ओनली लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में ही ये लाया जाएगा, राज्यसभा में इसकी शुरुआत कभी नहीं होगी। लोकसभा से पास होकर के कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। किस मामले में सीमित शक्तियां? धन विधेयक के मामले में। साधारण विधेयक में तो दोनों की समान शक्तियां थी, वो भी संशोधन कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, और जहां पर गतिरोध होता था वहां पर ज्वाइंट सिटिंग हो जाती थी। लेकिन यहां पर क्या है? राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। क्या क्या सीमित शक्तियां हैं वो देखिए। पहली सीमित शक्ति ये है कि 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकते ये। अगर ये 14 दिन के अंदर इस विधेयक को पारित नहीं किए तो ये ऑटोमेटिक पारित समझा जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, मतलब राज्यसभा की हाँ या ना से इसमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा, यदि 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं तो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक है। दूसरी इसकी क्या सीमित शक्ति है कि ये इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है। कह सकती है कि यहां यहां संशोधन की जरूरत है। उस संशोधित प्रस्ताव को मानना या न मानना, मतलब स्वीकार करना या अस्वीकार करना, लोकसभा के विचाराधीन है। मतलब लोकसभा चाहे तो उन संशोधनों को एक्सेप्ट कर सकती है और चाहे तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकती है। मतलब राज्यसभा की इस मामले में बहुत ही सीमित शक्ति है। ठीक है। तीसरी बात जो इसके मामले में बहुत आपको ध्यान में रखना है, एक तो किसी मंत्री के द्वारा, दूसरा लोकसभा में ही लाया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्ति है। तीसरी बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, हम और आप तो आर्टिकल 110 में देखेंगे, लेकिन सदन में जो सांसद लोग हैं उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई विधेयक आया है तो पहले आर्टिकल 110 के सब्जेक्ट मैच करें। तो उसके लिए उनके लिए क्या जो है वो साधन बनाया गया है, उनके लिए साधन ये बनाया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया तो उसको ऊपर सर्टिफाई करते हैं, ऊपर लिखते हैं कि धन विधेयक है और राज्यसभा में भेजते हैं लोकसभा से पारित होने के बाद। तो राज्यसभा समझ जाती है कि इसमें हमें क्या करना है या हमारे पास कितनी पावर है इस विधेयक के संबंधित में, उसी हिसाब से वो उसका एक्ट करती है। ठीक है। तो निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। और मजे की बात यह है कि इस निर्णय पर किसी भी
न्यायालय या संसद में ना तो चर्चा ना कोई केस कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता मतलब इसको, ठीक है, इनके निर्णय को लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं आर्टिकल 110 में क्या क्या विषय संबंधित हैं जो कि धन विधेयक में आएंगे। पहला, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण मतलब कर को लगाया जाना, उत्सादन हटाना, परिहार टालना, परिवर्तन चेंज या विनियमन, इससे संबंधित रेगुलेशन, विनियमन का मतलब रेगुलेशन, इससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो हमेशा धन विधेयक होगा। दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, रेगुलेशन, ये किसके अंडर में आएगा? धन विधेयक के अंडर में। तीसरा, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है, और आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, निधि से निधि की अभिरक्षा, अभिरक्षा का क्या मतलब है यहां पर लिख लीजिएगा, ऐसी किसी निधि से धन जमा करना है, किसी निधि में धन जमा करना या निकालना, ठीक है, संचित निधि और आकस्मिकता निधि से, कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड से। फोर्थ, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, धन का विनियोग, ये भी कहां आएगा? धन विधेयक में, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की उद्घोषणा या व्यय में वृद्धि, ये भी कहां आएगा? धन विधेयक में। कंसोलिडेटेड फंड का लगभग सारा चीज धन विधेयक में ही आता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट, भारत की संचित निधि या पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा निधि से लोक लेखा निधि की अभिरक्षा, मतलब उसमें धन जमा करना या निकालना। सेवेंथ पॉइंट, उपरोक्त विषयों से संबंधित कोई आनुषंगिक विषय, आनुषंगिक का मतलब उसके अंग के रूप में या उससे रिलेटेड,
ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धन विधेयक के उसमें आएंगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि कौन कौन सी चीजें धन विधेयक में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी वो भी जानना जरूरी है। क्या नहीं आएगा या क्या शामिल नहीं है? ठीक है, पहला, अगर कोई अनुज्ञप्ति निकल रही है, अनुज्ञप्ति का मतलब रिक्रूटमेंट, ठीक है, अनुज्ञप्ति के द्वारा फीस जमा करना, ठीक है, तो वो धन विधेयक में नहीं आएगा। लिखते देखते हैं ना कि फॉर्म निकला और उसमें हम फीस जमा कर रहे हैं, तो वो धन विधेयक में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, कोई जुर्माना, फीस, ठीक, और तीसरा, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण मतलब ग्राम पंचायत और ये सब, ठीक है, लगाया गया कर या फीस या जुर्माना, ये कभी भी धन विधेयक का मैटर नहीं होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और, धन विधेयक के संबंध में हमने लोकसभा की शक्ति देख ली कि हावी है, भारी है, राज्यसभा की बहुत ही सीमित शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की जरा देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प हैं? या तो सहमति दे दें, ठीक है, या असहमत हो। राष्ट्रपति के पास अभी सिंपल सा मतलब देखते हैं, साधारण विधेयक में जैसे था वैसे ही देखते हैं। राष्ट्रपति या तो सहमत दे देंगे या असहमत हो, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें, ठीक है, और चौथा, इसमें ये पॉकेट वीटो का कोई प्रतिक्रिया ना दें। अब राष्ट्रपति के पास यहां पर केवल और केवल दो ही विकल्प बचते हैं, दो नहीं तीन, ये वाला विकल्प यहां पर समाप्त हो जाता है और ये वाला भी कहें तो समाप्ति होता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में लाया जाता है। तो जब इन्होंने पूर्व अनुमति ही दे दी तो इनके पास बाकी विकल्प समाप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है पूर्व अनुमति पहले से दी हो, उसके बाद उनके पास क्या है, मूड बदल गया, तो मूड बदल गया तो ये काम नहीं कर सकते, वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते पुनर्विचार। और जनरली क्या करते हैं, ये करते हैं, सहमति दे देते हैं। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं।
चलिए अब आते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 1 और 2। 1 दो चीजों में या दो विषयों पर धन विधेयक के समान है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहला, ओनली लोकसभा में लाया जाएगा। और दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ये दो चीजें धन विधेयक की इसके उसमें समान है। तो वित्त विधेयक कहाँ आएगा? आर्टिकल 117। आर्टिकल 1 में है 1 और आर्टिकल 3 में है 2। अब अगर ये कहा जाए कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, तो यहां पर वो सारे मैटर होंगे जो 110 में नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर 110 से संबंधित है जो भी लिस्ट दी गई है तो कहां रहेगा? धन विधेयक में। उसके अलावा जो हैं वो क्या रहेंगे? 1 में। तो 1 में जनरली क्या रखते हैं? ऋण से संबंधित। उधार लेना देना, ये सब क्या है? वित्त विधेयक 1 के काम है। और 2 में क्या है? संचित निधि पर भारित व्यय। अगर उसमें वृद्धि करनी हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसदों की वेतन भत्ते, ये सब बढ़ाने हो, सब भारत क्या है? संचित निधि से। या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक अंग वो जो हैं वो क्या है? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, ये सब। तो इनका जो है अगर वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाए तो किस सब्जेक्ट के द्वारा आएगा? वित्त विधेयक 2 के द्वारा। ये किसी भी सदन द्वारा तभी पारित होगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जब राष्ट्रपति ने कहा हो क्या कि आप पास कीजिए, तभी। अदरवाइज वो पास नहीं हो सकता। ठीक है? क्या ये लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, या ओनली लोकसभा में, या ओनली राज्यसभा में? तो ये इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक में एक कंडीशन है कि वो केवल और केवल कहाँ आ जाएंगे? लोकसभा में ही आएंगे। शुरुआत लोकसभा से होगी। वहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं। सदन में आया, राष्ट्रपति अगर कहेंगे तो फिर वो पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। ठीक है? लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। ठीक है? कहानी समझ में आ गई? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था, लेकिन आपको ये बता दें यहां पर कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 368 के तहत आता है। नो ज्वाइंट सिटिंग, कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है? धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा लोकसभा की बराबर शक्तियां हैं। बराबर शक्तियां, बराबर शक्तियां लोकसभा राज्यसभा की दो मैटर पर हैं। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है? वित्त विधेयक में भी है, लेकिन वित्त विधेयक में क्या है कि पहले लोकसभा में आएगा 1 में, 2 में तो है ही है। ठीक है? तो वित्त विधेयक का एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसकी यहां पर चर्चा नहीं करते। ठीक है? दूसरा, कोई भी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है
तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और विशेष बहुमत में मैंने आपको बताया था क्या, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एंड उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। दूसरा विशेष बहुमत क्या था कि पहला वाला प्लस आधे राज्यों की विधानसभा का बहुमत। टोटल अगर 29 राज्य हैं तो 15 राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत आपको होना चाहिए, तब आप संविधान संशोधन विधेयक करेंगे। ठीक है। नाम वाम में परिवर्तन हो संविधान संशोधन में नहीं आता, किसी राज्य का नाम बदल दिए, राजधानी बदल दिए, सब ठीक है, ये सब आपको पता रखे हैं, तो उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो ये थी क्या, संविधान संसद में विधायी प्रक्रिया, कौन कौन से विधेयक आते हैं। धन विधेयक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपको चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारा मैंने आपको क्रक्स दे दिया। ठीक, इन्हीं का आप अलग अलग पेज में नोट्स बना लीजिएगा और इसी को रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे संसद में बजट प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।